यू। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूं। इसमें से आज मुझे मैनली रूप से फिजिक्स की ऑप्टिक्स का डिस्कशन करना है। इसमें कि मैनली रूप से हम लोग लाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि लाइट क्या होती है, इसके सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के पार्ट में चलते हैं। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? आप लोग क्लास 10th में इसके बारे में डिटेल से स्टडी किए होंगे, कुछ बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट इसके बारे में लिए होंगे एंड लाइट से रिलेटेड कुछ फेनोमेना के बारे में स्टडी किए होंगे, लाइक एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और एक छोटा सा पॉइंट में आप डिफ्रैक्शन के बारे में इसमें दिया हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग क्लास 10th में डिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी किए होंगे। बट इन दिस क्लास वी हैव टू मेनली डिस्कस अबाउट some next phenomena which is related to light। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं कि लाइट क्या होती है, क्योंकि किसी भी क्लास की आप किसी भी टॉपिक किसी न्यू टॉपिक से अगर आप फर्स्ट टाइम अगर इंट्रोड्यूस होता है तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए, किसी भी चीज को डिफाइन करने का दो तरीका होता है। एक तो आप ऐसा कीजिए कि अगर उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को लिख करके आप उसे डिफाइन कर सकते हैं, या दूसरा पे ये होता है कि अगर आप उसे डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके नेचर, उसकी प्रॉपर्टी को देखिए। अगर आप उसकी प्रॉपर्टी या उसके नेचर के बारे में जानते हैं तो आप उज्ज्वली उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग नीचे क्लास में स्टडी किए होंगे, लाइट इज दैट थिंग व्हिच हेल्प्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स। लाइट एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। बट ये एक जूनियर क्लास या मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सही है। बट अगर आप हायर सेकेंडरी में आ जाते हैं या सेकेंडरी में आ जाते हैं तो फिर इस केस में आपको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है। अब ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली रूप से यू हैव लर्न some extra points related to light, that means some extra points which comes under the property of light, जो कि property of light के अंदर आती हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए, लाइट जो होती है, एक इसके पीछे छोटी सी एक स्टोरी है। मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बता दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। स्टोरी इस तरह से कि देखिए, शुरुआती टाइम में क्या हुआ था कि लाइट के बारे में जो मेन कंसेप्ट देने वाले थे, इसमें भी न्यूटन जी का बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि उन्होंने क्या किए थे कि वो तो एक मैकेनिक्स के बहुत बड़े फिजिशियन थे। तो उसमें क्या हुआ था, फिजिक्स थे, तो उन्होंने क्या किए कि स्टार्टिंग टाइम में वो मैकेनिक्स के सारे चीज में इन्वेंशन करते थे। तो उस टाइम क्या हुआ कि कोई भी चीज आती थी, कोई भी चीज जैसे आती थी, तो उस टाइम हर चीज को उनके दिमाग में हर समय से यही चीज चलती थी कि पार्टिकल्स, हर हमेशा किसी भी चीज को पार्टिकल्स मान करके, पार्टिकल्स की तरह ट्रीट करके वो हर चीज को डिफाइन कर देते थे, ठीक? और उनका कंसेप्ट भी सही रहता था, हर चीज को वो प्रूव भी कर देते थे। लेकिन हुआ क्या कि जब वो हर ब्रांच में, चाहे आपका थर्मोडायनामिक्स हो जाए, हीट एंड टेम्परेचर जैसे हो जाता, आपका साउंड हो गया, हर ब्रांच में जाने के बाद उन्हें लगा कि आप कुछ इन सारे ब्रांच में है नहीं खोजने को। तो उन्होंने क्या किया, इधर ऑप्टिक्स की तरफ, दैट मींस लाइट की तरफ इंप्रूव कर गए, मतलब लाइट की तरफ आ गए। जब लाइट की तरफ में आ गए तो उस केस में क्या हुआ कि स्टार्टिंग टाइम में उन्होंने भी लाइट के बारे में डायरेक्टली रूप से बोल दिया कि लाइट इज जस्ट लाइक ए पार्टिकल्स। तो लाइट के डेफिनेशन में उन्होंने सबसे पहला पॉइंट यही चीज उन्होंने भी दिया था। लेकिन ये जो हुआ, ये आपको एग्जैक्टली जब उस टाइम उन्होंने दिया था, तो उस टाइम जो था ना, लाइट से रिलेटेड कुछ विजुअल फेनोमेना ही लोगों को मालूम था, जैसे कि आपका रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, यही सारी चीजें हम लोगों को मालूम था। जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोग पार्टिकल्स मान करके बहुत दिनों तक लाइट को पार्टिकल्स मान करके स्टडी किया। और आप लोग जैसे कि क्लास 10th में कंप्लीटली रूप से स्टडी किए होंगे, तो उसमें आपको मैनली रूप से लाइट को पार्टिकल्स की तरह ट्रीट करके रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया गया। और आप उसी में देखे होंगे कि एक आपका बॉक्स बना दिया गया जिसमें आपको डिफ्रैक्शन को एनालिसिस किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो उसमें देखे होंगे कि उसमें कुछ अलग चीजें दी गई हो, जो कि आपको लाइट को पार्टिकल्स से कुछ अलग मान करके बताया गया। तो मैनली रूप से मेरा कहना यहाँ पे यह है कि लाइट स्टार्टिंग टाइम में पार्टिकल्स की तरह ट्रीट होकर के उसे डिफाइन किया गया, लेकिन बाद में जाकर के उसमें एक नया कंसेप्ट आ गया जिसको हम लोग वेव के नाम से जानते हैं कि लाइट इज एल्सो वेव। लाइट क्या एक वेव है। अब ये वेव क्या है, इसके बारे में आप लोग क्लास 11th में फिजिक्स में डेफिनेटली स्टडी किए होंगे। तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा लाइट के बारे में डेफिनेशन दे देना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, लाइट इज, इतना तो मुझे लगता है कि आप लोग को डेफिनेटली रूप से मालूम होगा, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी
that helps to see any object. और ऐसे भी बोल सकते हैं दैट गिव्स, यह ना आपका दैट गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन। आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला कि डेफिनेटली रूप से आप लोग जानते हैं कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक, आप देखते होंगे कि कई जगह पे आपका लाइट एनर्जी का यूज करके बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू that helps to see any object or which gives sensation of vision। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमें मदद करती है। सबसे पहला ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गया जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि लाइट क्या है। ठीक, अब देखिए इसके बारे में और एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बट इट इज इटसेल्फ इनविजिबल। बट ये खुद जो है आपका इनविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमें मदद करती है, बट इट इज ऑल्सो इनविजिबल। ये खुद नहीं, कहने का मतलब विजिबल है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइट इज इमिटेड बाय एक्साइटेड न्यूक्लियस of electromagnetic radiation। तो ये क्या है कि विच इज, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज mutually परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर कैसे ना लिख लीजिएगा, विच इज mutually perpendicular to each other and propagation of light and way of propagation of light लिख सकते हैं, वे ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो ये क्या होता है कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पर ये जो है आपका लाइट जो है इमिटेड बाय एक्साइटेड न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है आपका न्यूक्लियस जो होता है वो उसके न्यूक्लियस के एक्साइटेड जो है ना, एक्साइटेड का मतलब देखिए एक्साइटेड न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जब फॉर्म करती है तो वो एक अदर परपेंडिकुलर होती है। ठीक, तो इस अदर परपेंडिकुलर होती है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा टर्म है, यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये अगर आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी किए होंगे तो वहां से आपका स्पष्ट पता चलता होगा। ठीक, अपना समझ नहीं है। फिर कहता है विच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ईच अदर परपेंडिकुलर होती है। और ये जो होती है आपका प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, मतलब क्या लाइट जो प्रोपेगेट करती है वो भी क्या होती है, इस दोनों के परपेंडिकुलर होती है। मतलब कुल मिलाकर के इस तरह से एक्स एक्सिस व एक्स एंड जेड एक्सिस की तरह इच अदर परपेंडिकुलर होती है। तो ये आपका बेसिक आइडिया हो गया इसके बारे में। तो इस तरह से आप अपने लाइट के बारे में अगर पूछें इंट्रोडक्शन, अगर किसी के व्हाट इज लाइट के बारे में अगर कोई बोले तो आप इस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। तो यहां से यहां तक जो है ना, यहां से यहां तक है, ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो है आपका ऐसे बोल सकते हैं कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू जो आपका ये रेडिएट होती है बाय एक्साइटेड न्यूक्लियस ऑफ लाइट। तो ये एक्साइटेड न्यूक्लियस ऑफ लाइट से रिलेटेड है, इमिट होती है। उसके बाद क्या होती है कि आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑफ वे ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट होती है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये सारे जो होंगे इसके लिए इंपॉर्टेंट बात है आगे। अब देखिए ये जो लाइट है इसको क्या गया कि देखिए फिजिक्स जो है ना ये आपको बहुत ही बड़ा ब्रांच है साइंस का। तो एक तो बहुत बड़ा खुद फिजिक्स बहुत बड़ा ब्रांच है। उसके बाद क्या होता है कि इसके जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, तो इसके तो क्या गया कि बहुत ज्यादा, जैसे लाइट के बारे में स्टडी करना। तो लाइट
खुद एक इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको एक अलग ब्रांच में बांटना पड़ गया। तो इसलिए क्या किया गया, तो फिर लाइट को हम लोग बोलते हैं, इसको लिख सकते हैं स्टडी ऑफ लाइट, इसी में लिख लीजिए स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऐसे लिखिए स्टडी ऑफ लाइट कम्स अंडर द ऑप्टिक्स। तो ये जो है आपका स्टडी ऑफ लाइट जो होता है ये आपका ऑप्टिक्स कहलाता है, और यही आपका ऑप्टिक्स का डेफिनेशन भी होता है कि ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स अंडर विच वी स्टडी लाइट एंड रिलेटेड फेनोमेना। तो लाइट और उससे रिलेटेड जितने भी फेनोमेना है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ये आपका ऑप्टिक्स के अंदर आ जाता है। अब देखिए ऑप्टिक्स को क्या किया गया, ऑप्टिक्स को दो पार्ट में बांटा गया। ठीक, अब ये ऑप्टिक्स को किस तरह से दो पार्ट में बांटा गया उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसको मिटा लेते पहले। देखिए ऑप्टिक्स को कैसे दो पार्ट में बांटा गया। देखिए ऑप्टिक्स को क्या गया, दो पार्ट में बांटा गया। ऑप्टिक्स को दो पार्ट में बांटा गया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए हाँ, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्टिक्स क्या है कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। देखिए तो इसको दो पार्ट में बांटा गया ऑप्टिक्स को। सबसे पहला आपका आता है, उसको लिख लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरा जो आपका आता है वो आता है वेव ऑप्टिक्स। अब ये आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में बताता हूं, देखिएगा इसके डिफिनेशन क्या होते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में। इट इज द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच वी स्टडी light and its related phenomena, light and its related phenomena treating light and its related phenomena. Here we treat light as, इसके बाद ऊपर लिख लीजिएगा थोड़ा सा, इसको मिटा लेते देखिएगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखे कि ऑप्टिक्स में जो है देखिए देखिए here we treat light as particles। हम लोग क्या करते हैं कि लाइट को यहां पे पार्टिकल्स की तरह ट्रीट करते हैं। दैट इज we study light, we study about light on the basis of rectilinear motion of light। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे जो ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है इसमें हम लोग लाइट को पार्टिकल्स की तरह ट्रीट करके हम लोग स्टडी करते हैं लाइट के बारे में एंड इससे रिलेटेड फेनोमेना के बारे में। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब हो गया कि अगर आप रेक्टिलिनियर मोशन जैसे बोलते हैं तो डेफिनेटली रूप से वहां पे कोई ऑब्जेक्ट होगी, दैट मींस ऑब्जेक्ट होगी, जैसे उसको आप लोग पार्टिकल्स की तरह ट्रीट करते हैं और उस तरह से ट्रीट करके हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। फिर क्या आता है, अब देखिए रेक्टिलिनियर मोशन, हेयर वी मेनली study reflection and refraction of light। तो आप लोग ये याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन इससे राइज कर दिए जाते हैं कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन
को अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो उस केस में उसे किस ब्रांच में, मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं, या इनडायरेक्ट रूप से कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इज स्टडीड बाय ट्रीटिंग लाइट एज पार्टिकल्स एज वेव और बोथ और नन ऑफ दिस। इस तरह से क्वेश्चंस कभी कभी बना दिए जाते हैं, तो याद रखना ये इसमें पार्टिकल्स को ट्रीट करके तब जाकर हम रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में। अब हम लोग चलते हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में। देखिए वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, जैसा कि मैंने इसको शुरू में ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, देखिए जो कि क्लास 12 में मेनली रूप से यही हम लोगों को स्टडी करना है, और ये बहुत ही लेटेस्ट में जाकर के करीब कहने का मतलब न्यूटन जी जब दिए थे तो उसके बहुत बाद में जाकर के इसके बारे में कहने का मतलब कंसेप्ट आया था। इसको हम लोग बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, तो इसको लिखना है इट इज एक्चुअल नेचर ऑफ लाइट। ये जो है लाइट का आपका एक्चुअल नेचर है, ठीक। इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट डिफ्रैक्शन। इसमें हम लोग डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, पोलराइजेशन के बारे में स्टडी करते हैं, इंटरफेरेंस के बारे में स्टडी करते हैं। ये सब लाइट से रिलेटेड कहने का मतलब फेनोमेना है, और ये थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल की होती है। मतलब भारत जैसे की होती क्या है कि जो चीजें थोड़ा ज्यादा विजिबल होती थी तो लोगों ने क्या किया कि उसको इजीली पढ़ाई कर लिया और इजीली कहने का मतलब पार्टिकल्स की तरह मान करके आती थी। ये सब थोड़ा सा विजुअल डायरेक्ट नहीं होते, जिसकी वजह से उन लोगों ने उतना इस पे केयर नहीं किया। देखिए तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग अगर लाइट को वेव मान करके स्टडी करेंगे तो ये जो आपका होगा इसको लाइट को वेव मान करके हम लोग डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस, तो हम लोग क्या करते हैं बाय ट्रीटिंग लाइट एज वेव। तो अगर हम लोग लाइट को वेव मान करके स्टडी करते हैं तो हम लोग लाइट के ये डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस जैसे फेनोमेना के बारे में स्टडी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये वेव ऑप्टिक्स है। थोड़ा सा एक्सप्लेन आप लोगों को कर दूं कि वेव क्या होती है। देखिए वेव क्या होती है कि यह जो होते हैं किसी भी मीडियम में, अगर किसी भी मीडियम को अगर आप डिस्टर्ब करोगे, ठीक, तो किसी भी मीडियम को डिस्टर्बेंस करने के बाद क्या होता है कि उसमें जो होती है ना, ठीक, वो जो डिस्टर्बेंस होती है, उस मीडियम को किसी वजह से आप अगर डिस्टर्ब करते हैं तो वो डिस्टर्बेंस जो होती है ना, ठीक, वो डिस्टर्बेंस एक पार्टिकुलर नेचर की होती है जिसको हम लोग वेव कहते हैं। समझिए अब जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आपको मैं लेकर के बताऊं। जैसे देखिएगा अगर आप मान लीजिए कि कोई आपका पॉन्ड आ गया, ठीक, और इसमें आपने क्या किया कि बहुत सारा इसमें पानी है, इसमें आपने क्या किया कि एक स्टोन लेकर के फेंक दिए। स्टोन को अगर इसमें आप फेंकोगे तो क्या होता है कि इस वाटर के अंदर में जो है ना, वाटर के अंदर में क्या होता है कि जिस जगह पे वो आपका स्टोन गिरेगी उसके आसपास क्या होता है कि आपका स्क्वायरल शेप का इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। इस तरह से होगा आपका, इस तरह से ठीक, इस तरह से ये बढ़ते जाता है। तो ये जो आपका स्क्वायरल शेप का इस तरह से बढ़ते जाता है कंसेंट्रिक सर्किल की तरह, इस तरह से, ये आपका क्या है आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये क्या चीज है। कहने का मतलब सिंपली बात है कि अगर आप वहां पे देखते होंगे आपको लगता है कि कोई चीज मूव कर रही है तो वो कुछ नहीं मूव करती, वो जस्ट लाइक डिस्टर्बेंस मूव करती है, और वो डिस्टर्बेंस वास्तव में क्या, तो वही आपका वेव होता है और यही आपका वेव है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा एक बात और आप लोग रखेंगे यहाँ पे, इट प्रोपैगेट्स, यहां तक लिख लिए, इट प्रोपैगेट्स, इसी वेव ऑप्टिक्स में लिख लेंगे, इट प्रोपैगेट्स इन साइनोसॉइडल पथ। तो ये जो होता है ना, ये आपका साइनोसॉइडल पथ में मूव करता, प्रोपैगेट्स करता। होता क्या है ना कि देखिए साइनोसॉइडल का मतलब क्या होता है कि जैसे इसके बारे में बता दो। अगर आप लाइट को पार्टिकल्स की तरह में, जैसे कि आप लोग एक नीचे क्लास में पढ़े भी होंगे
कि लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, बट ये कंप्लीट कंसेप्ट नहीं है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है। आप कहोगे कि ये क्या बात है, लाइट तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप लाइट को वेव ऑप्टिक्स के अंदर में पढ़ोगे, लाइट को जो वेव मान करके पढ़ोगे, तो यहाँ पे लाइट क्या होती है कि ये आपका स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रेवल करती है। इसके बारे में आप डिटेल से स्टडी करोगे, जो मैं नेक्स्ट क्लास में स्टडी करूंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे ये स्टडी नहीं करता है। कहने का मतलब ये कैसे प्रोपेगेट स्ट्रेट लाइन में नहीं करता। अब ये बात आती है तो साइनसॉइडल की, ये इसका जो पथ होता है वो साइनसॉइडल होता है। और अगर आप ये क्लास 11th में साउंड के बारे में पढ़े होंगे या एसएचएम के बारे में पढ़े होंगे, तो उसमें देखे होंगे कि ये साइनसॉइडल का मतलब क्या होता है। साइनसॉइडल का मतलब ये होता है कि लाइट जो है इस तरह से आपको मोशन करता है, ठीक, मतलब साइन और कॉस के ग्राफ के जैसा होता है। इसलिए हम लोग उसको साइनसॉइडल, ये साइन और साइनसॉइडल है, ये साइन और कॉस का कंबाइंड टर्म है, तो उसी के हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करके मतलब उसका पथ जो इस तरह से हम लोग साइनसॉइडल लिखते हैं। अब ये जो चीज है साइनसॉइडल करने का मतलब लाइट इस तरह से करती है। यहाँ पे बात आती है, देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल कहने का मतलब डे टू डे लाइफ से लेकर के मैं चलता हूं। आप लोग जानते होंगे कि लाइट का जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है। तो अगर लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा आता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है, तो अब यहां पे सवाल यह आता है कि इतनी ज्यादा लाइट की अगर स्पीड है, तो फिर हम लोग कैसे कहते हैं कि ये कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रेवल करते। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्यों हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, इसके बारे में बताता हूँ। अगर आप एक कॉइन ले ले, एक कॉइन ले ले और कोई किसी प्लेन सरफेस पे हल्का सा उसको एक कॉइन लेकर के, और जैसे कि मान लो कॉइन इस तरह से आता है ना, आप इसको क्या करें, इस तरह से लुढ़का दें। अगर आप नॉर्मल स्पीड से, मीडियम स्पीड से इसको अगर आप लुढ़काओगे, तो थोड़ी दूर क्या होगा कि वो स्ट्रेट पथ पे, स्ट्रेट माने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है स्ट्रेट पथ पे वो मूव करेगी। लेकिन कुछ देर आगे जाएगी तो उसकी स्पीड जैसे ही घटती है तो वो क्या आती है, टर्न आउट कर लेती है, मतलब वो मूव कर जाती है, ठीक, या तो राइट या लेफ्ट। अगर वो मूव करती है मतलब टर्न हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका पथ जो हुआ वो कर्व हो गया। जब उसका पथ कर्व हुआ तो क्यों हुआ, स्पीड कम होने की वजह से। तो वही वजह क्या है कि जब लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो काफी ज्यादा है, तो इस वजह से क्या होता है कि हम लोग इमेजिनेशन से ही बोल देते हैं कि नहीं लाइट का स्पीड इतना ज्यादा है तो क्लियरली है कि यह स्ट्रेट लाइन में चलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। लाइट आपका स्ट्रेट लाइन में हमेशा नहीं ट्रेवल करती है। अगर आप लाइट को ये बाय पार्टिकल्स मान करके अगर आप उसको स्टडी करोगे तो वो डेफिनेटली उस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, बट अगर आप वेव मान करके अगर स्टडी करोगे तो लाइट डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन ऑर्बिट। तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में हमेशा ये ट्रेवल नहीं करती है। चलिए, तो ये 2 पॉइंट आ गई जो कि इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन के लिए कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है 12th में भी, कि लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन बाय ट्रीटिंग लाइट एज। तो लाइट को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में, तो उस केस में आपको पार्टिकल्स मानना ही पड़ जाएगा, या आप उसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में स्टडी करोगे तभी आपका वो स्ट्रेट लाइन में स्टडी करेगा, प्रोपेगेट करेगा या मूव करेगा। चलिए, अगर इसके बारे में आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया, तो इसके बारे में छोटी छोटी बातों मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलते हैं एक न्यू फेनोमेना के बारे में जो कि इससे रिलेटेड है। अच्छा, 1-2 टर्म और इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे लाइट रिलेटेड फेनोमेना। अब ये 1-2 इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है वो चीज हम लोग देखते हैं, देखिएगा। एक दो टर्म है, एक आप लोग पढ़ते होंगे लाइट रे। ये लाइट रे क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, देखिएगा। ये लाइट, ये देखिए जस्ट लाइक ए रे, लाइट रे, ये एक जस्ट लाइक ए रे, जिसको बोल सकते हैं इट इज ए रे विच इमर्ज, इट इज ए रे विच इमर्जेज फ्रॉम सोर्स ऑफ अ लाइट। तो ये रे ऑफ लाइट क्या होती है, ये लाइट रे क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये आपका सोर्स ऑफ, मान लीजिए सन ही है, तो ये अगर आपका सन है, तो इस केस में क्या होता है कि ये सन जब लाइट को इमिट करती है, इमर्ज करती है, तो क्या होता है जस्ट लाइक के रे की तरह बहुत सारा इस तरह से चारों तरफ करने का मतलब क्या होता है, ये आपका रेडिएट होती है। तो उस केस में क्या होता है कि उसमें से एक, अगर एक लाइन को हम लोग ले लेते हैं, एक लाइट रे को हम लोग ले लेते हैं, इसी को हम लोग लाइट रे बोलते हैं, मतलब एक लाइन को ले लेते हैं, एक रे को हम लोग अगर ट्रीट करते हैं तो इसको हम लोग लाइट रे के नाम से देते हैं। चलिए, एक आता है आपका बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ये बीम ऑफ लाइट क्या होता है, तो इसको बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ लाइट रे। ये क्या आता है, कलेक्शन ऑफ लाइट रे।
ये आपका बीम ऑफ लाइट रे होता है। कि कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए सनी है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक लाइट रे तो यहाँ से इमिट नहीं होती, इमर्ज नहीं होती है। ए लॉट ऑफ लाइट रे इमर्ज फ्रॉम सन। तो यहाँ पे बहुत सारा लाइट जो होता है वो आपका इमर्ज करते हैं। तो इन दिस केस क्या होता है ना कि आपका लाइट रे जो बहुत सारा इस तरह से जैसे कलेक्शन मान लीजिए कि लाइट रे हो गया, जैसे ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रे इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, इधर जा सकती है। तो ये आपका बीम ऑफ लाइट हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि चारों तरफ से लाइट आ रही है और एक ही पॉइंट पे मिल रही है, तो इस तरह से भी हो सकता है। एक आपका आता है कि सारे लाइट इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इधर पैरेलल जा सकता है। तो इस तरह से ये लाइट रे क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। ये जो आता है आपका ये आपका कहलाता है ये आपका जो है ना ये एक दूसरे की दूर जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्ज बीम ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्ज बीम ऑफ लाइट। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्ज, एक ही पॉइंट पे मिला। और इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये जो है ये तीन इंपॉर्टेंट छोटा छोटा टर्म है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम आप जब फिजिक्स में आगे पढ़ाऊंगा तो इस टर्म्स का मैं यूज करूंगा, तो उस केस में अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम रहेगा तो आपको परेशानी होगी। तो डाइवर्ज का मतलब होता है कि लाइट रे एक पॉइंट से ऑरिजिनेट होकर के डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा, वो डाइवर्ज करेगी। डाइवर्ज करने का मतलब एक दूसरे से दूर जाएगी। फिर आपका कन्वर्ट करने का मतलब हुआ कि इन डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट, अगर अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आती है तो एक ही पॉइंट पे वो कन्वर्ट करेंगे, मतलब मीट करेगी। फिर आपका पैरेलल होता है तो वो इस अदर पैरेलल होगा। चलिए, तो ये तीन आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। इन सारी चीज को आप लोग याद रखेंगे। चलिए, अगर इस चीज को आप लोग समझ गए तो मैं अब चलता हूं आपका स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट रूप से किसके बारे में, थोड़ा सा मैं मिरर के बारे में स्टडी करता हूं, क्योंकि लाइट से रिलेटेड स्टडी कर रहा हूं तो मिरर के बारे में चलते हैं। मिरर जो होता है आप लोग पढ़े होंगे, मिरर क्या होता है बोल सकते हैं, इट इज ऑब्जेक्ट दैट मोस्टली रिफ्लेक्ट्स लाइट। ये एक ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करता है कि मोस्टली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, अधिकतर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। बहुत ही कम लाइट को क्या होता है कि वो आपका ट्रांसमिट करने देता है या वो एब्जॉर्ब करता है। ये आपका क्या है, ये आपका मिरर का प्रॉपर्टी है। अगर इस चीज को आप लोग समझ गए तो मिरर को क्या क्या गया, दो पार्ट में बांट दिया गया। एक आपका आता प्लेन मिरर और दूसरा आपका आता है स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले मैं प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करता हूं, यहीं पे लिख लीजिएगा, ठीक है। हैविंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस, having reflecting surface as plane surface, as plane। तो सिंपल सी बात है कि आपका ये जो प्लेन मिरर होती है, प्लेन मिरर का डेफिनेशन सिंपल, अब इस तरह से मैं उतना स्टैंडर्ड डेफिनेशन यहाँ लिखने वाले नहीं हूं, सिंपल सा जो उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वो चीज लिख देता हूं। तो प्लेन मिरर के पास क्या है कि सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब लाइट जहां पे इंसिडेंट करती है, और इंसिडेंट होने के बाद उसमें टच करने के बाद वो रिफ्लेक्ट जो होती है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो इसका जो आपका जैसे कि मान लीजिए लाइट है, ये आपका लाइट होता है तो ये लाइट कहते हैं। अगर ये आपका मिरर है, अगर ये मिरर है तो जब इस पे लाइट पड़ती है, ये देखिए आपका ये जो सरफेस है ये आपका क्या हुआ, इसके बैक पोर्शन को क्या किया गया, सिल्वरिंग कर दिया जाता है। सिल्वरिंग कर दिया जाता है ताकि क्या होता है वो लाइट को ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट करे, एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट होने नहीं दे। तो लाइट जब इस पे इंसिडेंट करती है ना तो ये फिर इसी डायरेक्शन में आपका चले जाता है। बहुत सारा बात होती है लेकिन मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो सिंपल सी बात मुझे बताया कि प्लेन मिरर जो होता है ना, जिसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो ऊपर वाला जो सरफेस जिस पे लाइट पड़ती है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करते हैं, चाहे इधर जाए या ऊपर जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाए। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो सरफेस अगर आपका एक प्लेन मिरर हो, ये प्लेन हो, तो उस केस में मैं बोलता हूँ कि ये प्लेन मिरर है। उसके बाद स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है कि अगर किसी भी मिरर का, अगर मिरर का ऐसे बोलिएगा, हैविंग reflecting surface, having reflecting surface as part of a sphere। कुल मिलाकर के मैं यहां बोल सकता हूं कि स्फेरिकल मिरर जो होती है ना, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये पार्ट ऑफ ए मिरर होती है, पार्ट ऑफ ए स्फीयर होता है। तो अगर आपको स्फीयर ले लेते हो, तो ये आपका स्फीयर, अगर मान लीजिए मेरा स्फीयर है
ठीक, अगर इसको आप कट करते हो, मान लीजिए यहाँ से कट कर दिया, तो इस केस में दो ही तरह का सरफेस बनेगा। या तो आपका सरफेस ये होगा जो अगर मैं इस तरह का मानता हूँ, दो इस तरह का आएगा, या तो लाइट इधर से जाएगी या लाइट इधर से जाएगी, दो ही केस आ रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर लाइट रे, अब थोड़ा सा मैं इसको डिटेल करूंगा, तो यहाँ पे तो इसका मतलब या तो ये आपका जो ये संक इन इसको हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई सरफेस धसा हुआ है ना, ठीक, तो इसको हम लोग संक इन भी बोल सकते हैं। अगर वो सरफेस जो है ना अंदर की ओर अगर आपका धसा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया, संकीन हो गया, ठीक। और ये आपका जो हुआ ना, ये आपका बल्क साउट मतलब बाहर की ओर निकला हुआ है। तो अगर ये अंदर की ओर धसा हुआ है ना, तो ये आपका आता है कॉनकेव मिरर। ये अगर बाहर के, अगर इसमें मान लीजिए ये आपका सरफेस है, अगर लाइट रे इस पे पड़ती है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बल्क आउट हो गया, मैंने इसको लोग कनेक्ट किया, कन्वेक्स सरफेस भी बोल सकते हैं। तो अगर इसकी सरफेस दैट मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर आपका उठा हुआ है, उसको या हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं अगर बल्क आउट है, दैट मींस ये आपका क्या होता है ना, कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स मिरर ये आपका कॉनकेव मिरर, और बोथ विल बी पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। दोनों का दोनों क्या है, वो स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है। चलिए तो थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूं। तो स्फेरिकल मिरर का आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, हैविंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस एज पार्ट ऑफ ए स्फीयर। तो इसका जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है कि एक स्फीयर, दैट मींस स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट आ जाता है। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूं कि ये आपका जो है स्फेरिकल मिरर, इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूं। देखिए अगर मैं इसके बारे में डिटेल करूंगा तो काफी लंबा टाइम लगेगा, हम लोग थोड़ा क्लास 12 का सिलेबस की तरफ इंप्रूव भी करना है। बस थोड़ा सा कंसेप्ट दे देते हैं, क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल्स का मैं इसकी स्टडी करूंगा, जब न्यूमेरिकल्स बताऊंगा तो ये सारे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए रहेंगे वहां पे समझने के लिए, वरना हम लोग समझ नहीं पाएंगे। देखिए उसके बाद क्या किया गया कि स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में बांट दिया गया। एक आपका आ जाता है कॉनकेव मिरर, और दूसरा आता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा क्या आता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं ए मिरर, या बोलेंगे दैट स्फेरिकल मिरर having reflecting surface, संकीन। तो ऐसे बोल सकते हैं, संकीन का मतलब होता है धसा हुआ, तो इस तरह से इसे होगा ना, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि दैट स्फेरिकल मिरर हैविंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस संकीन, मतलब वो धसा हुआ हो, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो है आपका, ये आपका कॉनकेव मिरर है। तो इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर आता है। अब देखिए कॉनकेव मिरर जो हो गया, इसको मैं इसका थोड़ा सा सिर्फ ले लेता हूं, एक बार देख लीजिए, ये आपका कॉनकेव मिरर का पार्ट आता है, ठीक। इसका जो होता है, ये आपका जो बल्क आउट सरफेस होता है वो आपका सिल्वरिंग क्या हुआ रहता है, और रिमेन जो पार्ट होता है पॉलिश किया हुआ रहता है, और ये जो पार्ट होता है ये आपका लाइट का रिफ्लेक्ट करता है। और सारे टर्म्स में बताऊंगा, इसको पोल बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक फोकस होती है, यहाँ पे एक आपका ये फोकल पॉइंट होता है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है। और रिमेस बात यहाँ पे होती है कि अगर आप लाइट इंसिडेंट करेंगे तो इससे अगर मान लिया किसके पैरेलल में मैंने इंसिडेंट करा तो आपका रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, ये बात की बात है, मैं इसको बारे में बात करूंगा। तो ये जो आपका मिरर है ना, ये कौन सा मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए कॉन्वेक्स मिरर क्या होती है, इसमें देखेंगे दैट spherical mirror having reflecting surface bulges out, having reflecting surface, यहाँ पे संख्या लिख लीजिएगा, bulges out इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें क्या है कि ये जो आपका मिरर का पार्ट है, इसमें मैं सिंपल बताऊंगा कि अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो यहाँ पे बोल सकते हो कि दैट स्फेरिकल मिरर हैविंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्क्स आउट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो इसकी शेप कुछ इस तरह से आती है, देखिएगा ध्यान से। ये जो आपका संकीन सरफेस जो है, जो अंदर की पार्ट है, वो क्या होता है कि वो आपका सिल्वरिंग किया हुआ रहता है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इसको हम लोग पोल बोलते हैं। यहाँ पे फोकस होते हैं, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है। लाइट रे को जब आप इंसिडेंट पैरेलल टू, मान लीजिए कि आप यहाँ पे क्या करोगे,
इंसिडेंट कर दिया, तो ये आपका ये इस पार्ट पे देखिए, तो लाइट ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ था, लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगी, इसी सरफेस के द्वारा होगी। तो इस सरफेस के द्वारा ये जो सरफेस होता है ना, यहाँ पे क्या ये बल्क साउंड बाहर की तरफ निकला हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे बल्क साउंड लिखा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बल्क साउंड है, और इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और लाइट रे क्या होता है कि आपका इधर इस डायरेक्शन में आपको क्या होती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। बट हम लोग यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा करके डिस्कस करते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं इमेजिनरी रे, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा बाद में। चलिए, तो मैंने क्या क्या कि छोटी छोटी बातों आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में बता दिया। चलिए, अगर यहां तक आप लोगों ने समझ लिया, तो मैं अब चलता हूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कस करने के लिए, जो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, ये चीज क्या होता है इसके बारे में मैं बता रहा हूं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए, इसमें एक दो टर्म वैसे और है, उसके बारे में भी मैं देख लेता हूं। देखिएगा आप लोग देख लीजिए एक दो टर्म और, कि आपका जो ये जो आपका मिरर होती है ना, ये आपका पोल होता है। जैसे कि मैं मान लिया कि ये आपका कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर हो गया। अगर मैं यहां पे एक मिरर ले लिया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब इसके बाद क्या है कि अगर आप इसको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर मानते हैं, तो ये आपका पोल होता है, यहां पे आपका क्या होता है, फोकस होता है, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। फिर यहाँ पे भी इस तरह से आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपका फोकस होता है और यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे मैं इस पोल को डिफाइन करता हूँ, ये पोल क्या होता है, एकदम शॉर्टकट में मैं यहाँ लिखूंगा, आप लोग केवल समझ लेंगे। देखिए, पोल क्या होता है कि आप अगर मिरर लेते हैं, जैसे मान लिया कि मैंने ये मिरर लिया, तो यहाँ पे जो मिरर मैंने लिया, देखिए, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने मिरर लिया, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो हम लोगों ने मिरर लिया, इस मिरर की क्या खासियत है कि ये आपका जो मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। तो होता क्या है कि इस मिरर में क्या है कि इतना बड़ा, अगर मैंने इतना बड़ा, मतलब ये इसका कहलाता है, जो इसकी लेंथ होता है ना, इसको हम एपर्चर के नाम से बोलते हैं, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, सारे टर्म्स आएंगे। तो ये जो आपका इसके एपर्चर, इसकी जो लेंथ है, इस मिरर का जो लेंथ है, इस मिरर का जो लेंथ है, उसका जो मिडिल पॉइंट होती है, वो आपका कहलाता है, तो यहां पे बोल सकते हैं इट इज ए मिड पॉइंट ऑफ मिरर। अब यहां पे लिख सकते हैं कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कुछ भी मिरर हो, तो दोनों में से कोई भी मिरर हो, तो आपका जो होता है, इसका जो ये मिड पॉइंट होता है, वही आपका क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। अगर आप लोगों ने पोल के बारे में समझ गए, तो मैं अब देखता हूं नेक्स्ट आपका फोकस। ये फोकस क्या होता है, इसके बारे में मैं देख लेता हूं। देखिए, इसमें देखा गया है कि जब लाइट रे को ना आप, अच्छा ये लाइट रे जो है ना, ये लाइट रे, ठीक, ये लाइट रे क्या था, अच्छा पहले फोकस को समझाने से पहले मैं एक और टर्म बता देना चाहता हूं, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसके बारे में मैं बता रहा हूं। देखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है, देखिएगा, इट इज ए सेंटर ऑफ, ध्यान से लिखेंगे, इट इज ए सेंटर ऑफ, इट इज ए सेंटर ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज ए सेंटर ऑफ that spherical mirror देखिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ना, इट इज सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर हुज यहां पे लिख दिया, हुज पार्ट बी दिस कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, तो यहां पे सिंपल है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, ये आपका सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर होता है, जिसका पार्ट जो होता है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो। तो कहने का मतलब, अगर ये मान लीजिए मेरा कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है,
तो डेफिनेटली उससे किसी न किसी स्फीयर का, बहुत बड़े स्फीयर का ये पार्ट होगा, इसका पार्ट है, इसका सेंटर यहाँ कहीं ना कहीं होगा, तो ये जो सेंटर होता है इसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसको एक बड़ा सा स्फीयर बनाने का कोशिश किया तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा, तो ये जो सेंटर वन है इसी सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से डिफाइन करते हैं। चलिए, तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गई, और इसके बाद आपका आता है फोकस। तो मैं फोकस को भी डिफाइन कर देता हूं, देखिएगा। अगला आता है आपका फोकस, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिएगा ये फोकस क्या होता है। फोकस क्या होता है देखिएगा, इसको मिटा लेते थोड़ा सा, देखिएगा। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। देखिएगा ये फोकस की डेफिनेशन क्या है, सिंपल सा डेफिनेशन है। देखिएगा, व्हेन the light ray, when the light ray is parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। एक बात और है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस को मैंने डिफाइन नहीं किया था, लिख लीजिएगा इसको। प्रिंसिपल एक्सिस यहां पे लिखिएगा, इट इज अ लाइन विच पासेस थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। जो भी आपका मिरर है, उस मिरर का जो आपका पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उससे जो पास होने वाली लाइन है वही आपका कहलाता प्रिंसिपल एक्सिस। इसको मैंने दे दिया। अब फोकस में है कि व्हेन द लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दोनों फेनोमेना मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, इस क्लास में इतना रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, when the light ray is parallel to principal axis after reflection of refraction meets at a point or appears to meet at a point, तो उस किसी एक पॉइंट पे वो क्या करती है, मिलती है, या मिलने का जो आपका करने का मतलब कोशिश करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि व्हेन द लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट्स एट अ पॉइंट और अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट यहां पे लिख सकते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो ये जो आपका पॉइंट है ना, ये आपका फोकस कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एफ। तो उसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि फोकस जो होती है ना, जैसे कि मान लिया मेरा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर में, तो होता क्या है कि अगर आप कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट करते, मान लीजिए इधर आपका कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर लाइट रे इंसिडेंट करती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं कि आपका फोकस से होकर के गुजर जाती है। तो यहाँ पे वही मैंने लिखा, व्हेन द लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, या ऐसे लिख सकते हो व्हेन लाइट रे इंसिडेंट, इज नहीं तो आप इंसिडेंट भी लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे कौन सा फेनोमेना हुआ आपका, रिफ्लेक्शन हुआ। तो रिफ्लेक्शन की वजह से आपका क्या हुआ कि इसे टच होकर के फिर ये फोकस से चले गया। फिर अगर आप यहाँ लेते हैं तो देखिए लाइट रे, ये आपका क्या हुआ, इसके अंदर का पार्ट क्या होगा, पॉलिश क्या हुआ रहेगा, ये सिल्वरिंग क्या हुआ रहेगा। तो लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में इंसिडेंट करता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि इस डायरेक्शन में चले जाती है। तो ये क्या हुआ, डाइवर्ट कर गया। तो डाइवर्ट किया गया तो ये कोशिश करता है क्या, मतलब अपीयर्स करता है, तो हम लोग कल्पना करते हैं कि इस पॉइंट पे मीट करेगा।
क्योंकि ये जिस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, अगर इसको आप बैक डायरेक्शन में इसको आप मिलाओगे तो ये फोकस से कर ही जाएगी। तो ये आपका कहलाता है फोकस। तो कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये 4-5 जो मैंने टर्म बताया और इसका जो मूवमेंट फंडामेंटल पॉइंट्स था उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आपका जो ये था, ये आपका आज का फर्स्ट क्लास था। फिर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लेते हुए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को लेते हुए हम लोग मेले रूप से डिस्कस करेंगे। वो आपका आता है, कुछ नया टर्म्स आ जाएगा, आपको उसमें बताएंगे पायरेक्सियल रेज क्या होता है, मार्जिनल रेज क्या होता है। फिर मैं आप लोग को क्लास करने का मतलब हम लोग क्लास स्टैंडर्ड लेवल में आ गए। जैसे कि नीचे क्लास में हम जैसे कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन लाया था बराबर r/2, उसको हम लोगों ने क्लास 9th में जब स्टडी किए होंगे तो उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी वी हैव स्टडीड अबाउट इट। बट हम लोग यहाँ पे जो पर्टिकुलर स्टडी करना है ना, यहाँ पे कुछ एडवांस मैथमेटिक्स का यूज करके हम लोग यहाँ पे इसको प्रूफ करके देखेंगे। फिर उसके बाद इतना करने के बाद जो है हम लोग को उतना अगर हम लोग कर लेंगे तो फिर बराबर r/2 के बाद हम थोड़ा बहुत क्या करेंगे, एक दो और टर्म्स है जैसे कि आपका वो मैंने बताया कि एक आपका ये मार्जिनल हो गया, उसके बाद पायरेक्सियल जो क्या होता है, इसके बाद फिर थोड़ा बहुत इमेज सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर हम लोग तब आगे हम लोग चलेंगे, तब रिफ्लेक्शन, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, तब हम लोग एक और फेनोमेना के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर नेक्स्ट मेरा आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये दो फेनोमेना के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक, तो अब हम लोग को आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्लास जो चलेगी वो आपका चलेगा, नेक्स्ट क्लास जो होगा वो भी आपका करीब करीब इतना टाइम तक चलेगी। उसमें आपका मेनली रूप से हम लोग डिस्कस करेंगे, 45 मिनट के आसपास क्लास चलेगी। इसमें हम लोग लाइट के नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे एकदम फुल्ली एनसीईआरटी को लेते हुए, विथ एग्जांपल्स के सॉल्यूशन, उसके बाद एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस और उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग लेते हुए डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय सभी को, आप लोगों को। चलिए थैंक्स ऑल ऑफ यू।